गुड इवनिंग सभी, गुड इवनिंग। तो आज के इस लेक्चर में, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने क्या है, हमारा जो पिछले वाला तुगलक वंश था वो ख़त्म हो गया था, और अंतिम शासकों में हमने क्या है, तुगलक वंश के जितने शासक थे वो कवर कर लिए थे। आज हम एक नया डायनेस्टी, नया वंश स्टार्ट करेंगे जिसका की नाम है सैयद वंश। सैयद वंश, और वी कैन से सैयद डायनेस्टी। सो सैयद डायनेस्टी के बारे में बात करने से पहले अंतिम शासक हमने देखा था नासरुद्दीन था, जो कि क्या है, जिसकी अप्राकृतिक कारणों से क्या है उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसकी मृत्यु होने के बाद क्या होता है कि खिलजी खां, जो खिलजी खां है वो क्या है, दिल्ली पर एक नए वंश सैयद वंश की नींव रख देता है। यहाँ तक की घटना आपको समझ में आ गई है कि जो तुगलक वंश का अंतिम शासक है नासरुद्दीन, उसकी अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद दिल्ली पर खिलजी खां के द्वारा एक नए वंश की स्थापना, जिसका की नाम है सैयद वंश, वो उसकी नींव डाल देता है। तो यहाँ तक की वारदातें आपको समझ में आ चुकी हैं। तो थोड़ा सा अगर हम बात करें कि जो सैयद वंश है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो सैयद वंश की अगर हम बात करें तो 1414 से लेके 1451 तक, मान के चलो 37 वर्ष तक इनका कार्यक्रम चलता है। तो प्रमुख शासक अगर हम बात करें तो खिलजी खां, उसके बाद उसका पुत्र मुबारक शाह, उसके बाद उसका दत्तपुत्र मोहम्मद, जो उसके बाद हम महमूद शाह, उसके बाद आलम शाह। तो ये 4 शासक होते हैं सैयद डायनेस्टीज के अंदर, सैयद वंश के अंदर। और उसके बाद सैयदों के बाद लोधी वंश की स्थापना हो जाती है दिल्ली पर। लोधी लास्ट वंश है। उसके बाद लोधियों के बाद क्या है, एक अलग दिल्ली से अंतर्गत एक प्रकार से एक चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद मुगल का चैप्टर शुरू हो जाता है। तो आज ये चारों कंप्लीट करके कुल मिला के हम सैयद वंश का अंत करेंगे, और जितना हो जाए यहाँ पर हम कवर करेंगे, और उसके बाद क्या है अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें ऐतिहासिक शोध की, तो कौन सी ऐसी ऐतिहासिक शोध है जिसके द्वारा हमें सैयद वंश की जानकारी मिलती है। तो अगर हम ऐतिहासिक शोध की बात करें तो तारीख-ए-मुबारक शाही पुस्तक किसने लिखी है, वाहिया बिन अहमद सरहिंद। तो वाहिया बिन अहमद सरहिंद ने ये पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम क्या है, तारीख-ए-मुबारक शाही। तो तारीख-ए-मुबारक शाही में क्या है, सैयद वंश का एक प्रकार से विस्तृत आपको अध्ययन मिल जाएगा इस पुस्तक के माध्यम से। तो अगर हम बात करें थोड़ा सा कि जहाँ पर जो खिलजी खां है वो कौन है, तो खिलजी खां है वो क्या है, तुगलक ने क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या है इसको राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया था। और 1395 में क्या है, मल्लू इकबाल खां के भाई सारंग खां ने इसको क्या है मुल्तान से निकाल दिया था, और भागकर क्या है वह मेवात में भाग गया था। उसके बाद क्या है तैमूर में शामिल हो गया। तो बेसिकली अब हम एक कहानी स्टार्ट करेंगे यहाँ पर से कि तैमूर कौन थे, और एक प्रकार से क्या है खिलजी खां कैसे दिल्ली पर क्या है अपनी शासनगद्दी को स्थापित करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की कहानी को। तो सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, तैमूर वंश के सेनापति खिलजी खां द्वारा की गई थी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि पहले तो राज्यपाल रहा था किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का। कौन, खिलजी खां पहले मोहम्मद बिन तुगलक का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। लेकिन क्या होता है लेटर देन क्या होता है कि 1395 में पहले कौन था, खिलजी खां। पहले खिलजी खां कौन था, पहले क्या है तुगलक के शासनकाल में एक राज्यपाल था। लेकिन क्या होता है कि 1395 में मल्लू इकबाल खां के भाई सारंग खां द्वारा मुल्तान से उसको निकाल दिया जाता है। तो यहाँ से निकल गया, तो भैया गुस्सा तो है कि भाई यहाँ से निकाल दिया। तो यहाँ से निकालने के बाद क्या है वो मेवात में चला जाता है, और मेवात में
जाने के बाद वो क्या है, तैमूर सेना में शामिल हो जाता है। भाई तैमूर सेना में शामिल हो जाएगा तो काय के लिए शामिल होगा, बदला न लेना बाद में, और बदला लेगा तो फिर दिल्ली का सुल्तान ना बन जाएगा। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है खिलजी खां की। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर ये यहाँ किस में शामिल हो जाता है, फिर वो यहाँ पर जो तैमूर की सेना है, तैमूर लंग, तो तैमूर आपने सुना होगा तैमूर लंग के बारे में, तैमूर लंग की कहानी आपने सुनी होगी। तो उसमें वो शामिल हो जाता है। तो उसमें शामिल होने के बाद फिर क्या है, वो तो उसका सेनापति बन जाता है, और सेनापति बनने के बाद फिर भैया वो यहाँ भारत में भी आक्रमण करेगा, और आक्रमण करने के बाद क्या है, वो दिल्ली का शासन भी बन जाएगा। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है किसकी, हमारे तैमूर की। तैमूर और तैमूर के साथ क्या है, खिलजी खां की। तो स्टार्ट करते हैं दिल्ली की, जहाँ पर क्या है, सैयद वंश की स्थापना किससे, सैयद वंश की स्थापना किसने की है, तो सैयद वंश की स्थापना तैमूर लंग के सेनापति खिलजी खां द्वारा की गई है। ठीक, वस्तुतः सैयद एक परिवार आधारित वंश था। क्या था, सैयद कौन थे वास्तव में, तो थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तो सैयद एक परिवार आधारित वंश था, जो कि क्या है, स्वयं को इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर का वंशज मानते थे एवं उच्च कोटि का मानते थे। तो ये सैयद कौन है, तो भैया सैयद क्या है, इस्लाम धर्म के जो पैगंबर हैं मोहम्मद, उनका वंशज अपने आप को मानते थे और उच्च कोटि का मानते। तो ये सैयद वंश के बारे में कहा जाता है कि सैयद कौन थे, सैयद क्या है, वो अपने आप को इस्लाम धर्म के जो मोहम्मद पैगंबर हैं उनके वंशज मानते थे और उच्च कोटि का मानते थे। सैयद वंश का दिल्ली सल्तनत काल में शासन करने वाला पहला एकमात्र शिया वंश था, जबकि शेष वंश सुन्नी शाखा से संबंधित थे। तो इसके पहले जितने भी दिल्ली सल्तनत पर शासक हुए थे, जैसे कि अलाउद्दीन, जलालुद्दीन, वो क्या है, सब सुन्नी थे, और दिल्ली पर पहला सैयद वंश था जो कि शिया था। तो कभी अगर हम क्या बोलते हैं, इस्लामिक धर्म पर अगर लेक्चर लेते हैं तो उसमें आपको सब पूरी डिटेल बताई जाए, पूरी एक प्रकार से डिटेल उसमें बता दी जाएगी कि कहाँ से इस्लाम धर्म का उदय हुआ, संस्थापक कौन थे, क्या क्या मतलब उस धर्म में है, शिया सुन्नी सब। ये एक प्रकार का एक वीडियो में जो स्पेशल क्या है धर्म की जब सीरीज चलेगी तो उसमें कवर अप करेंगे। तो फिलहाल सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था या पहला ऐसा वंश था जो कि क्या प्योर रूप से शिया था, और बाकी जितने भी इससे पहले के शासक थे वो सुन्नी थे। तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो पा रही होंगी। आगे अब थोड़ा सा तैमूर लंग के बारे में बात करें। तैमूर लंग कौन था, तो 14 शताब्दी का एक शासक था तैमूर लंग 1400 शताब्दी का एक शासक था, जिसका साम्राज्य लगभग पश्चिम एशिया और मध्य एशिया से लेकर भारत तक फैला हुआ था। कितना विशालकाय शासन था, कहां से कहां तक फैला था जिसका शासनकाल, लगभग पश्चिम एशिया से मध्य एशिया से लेकर भारत तक, कितना सब विस्तृत साम्राज्य था किसका, तैमूर लंग का। तैमूर लंग द्वारा तैमूरी राजवंश की स्थापना की गई थी। तैमूर वंश द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, तैमूरी राजवंश की स्थापना की गई थी, और वह एक पैर से लगड़ा होने के कारण उसे तैमूर लंग कहा जाता था। किसी को शायद मोस्ट ऑफ द पीपल नो दैट थिंग्स, बट कुछ लोगों को ये चीज़ें पता हो सकती है कि तैमूर जो लंग है उसका तैमूर लंग नाम ही था, या वो एक पैर से लगड़ा था इसलिए उसको तैमूर लंग कहा जाता है। चले, तैमूर लंग इस्लाम धर्म का अनुयायी था और सिकंदर तथा चंगेज खां की तरह वैश्विक विजय की महत्वाकांक्षा से प्रेरित था। तो भैया जो हमारा तैमूर लंग है वो क्या है, एक प्रकार से सिकंदर और चंगेज खां को आइडियल मानता था। तो सिकंदर को बता नहीं सकता नहीं है, सिकंदर को आपने सबको पता है सिकंदर के बारे में, और चंगेज खां को भी बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। दोनों एक जिसमें से दोनों विश्व विजेता, और थोड़ा सा सिकंदर तो ठीक है लेकिन चंगेज खां जिसमें क्या है एक क्रूर शासन, सबसे क्रूर शासन अगर हुआ तो
चंगेज खान जहाँ जाता था बढ़िया से क्या है अपना स्कल्टन टंगवा देता था, मतलब हर गली में जितने मारे थे सबके क्या है खोपड़ी लटका देता था। तो इतना खूंखार था कौन? चंगेज खान। तो एक प्रकार से सिकंदर और चंगेज खान से प्रेरित था और महत्वाकांक्षी था कौन? तैमूर लंग। आगे अपने वैश्विक विजय के इस अभियान में तैमूर लंग ने पश्चिम एशिया से लेकर भारत की सीमा तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। यही उसकी महत्वाकांक्षा से उसने क्या किया? पश्चिम एशिया से लेकर भारत की सीमा तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। इसके बाद तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण की योजना बनाई, किंतु इसके प्रमुख अधिकारियों ने तैमूर की इन नीति का समर्थन नहीं किया। भाई तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बना ली, पर क्या है उसके जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या है इस नीति का समर्थन करने से मना कर दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे आगे। इसके बाद तैमूर लंग ने क्या है कूटनीति का परिचय देते हुए भारत पर अपने आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य इस्लाम के धर्म प्रचार को बताया। अब सैनिक तो ऐसे मान नहीं रहे हैं, अधिकारी तो ऐसे मान नहीं रहे हैं, तो कूटनीतिक तरीके से बुद्धिमत्ता दिखाते हुए तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण, ऐसा नहीं कहा कि भारत पर आक्रमण कर रहे हैं, ऐसा बताया कि भारत में आक्रमण जाके हम वहां पर इस्लाम धर्म का प्रचार करेंगे। और जब भी युद्धों में राजनीति में धर्म आ जाता है तो एक अलग ही मोड़ आ जाता है। तो इसी बात पर क्या है राजी हो गए सब। आगे इससे तैमूर के प्रमुख सेनापति अधिकारी सहमत हो गए। मैंने बताया था कि जब भी धर्म आता है बीच में तो कुछ ना कुछ जो धर्म प्रिय में लोग और उससे आतुर होकर क्या है सब करने को राजी हो जाते हैं। तो उसके जो सेनापति हैं वो राजी हो गए और 1398 और 99 में क्या है 1398 और 99 ईस्वी पर क्या है भारत पर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण मुख्यतः मुल्तान के क्षेत्र तक केंद्रित था। यह जो आक्रमण था मुल्तान के क्षेत्र तक सीमित था। अब मुल्तान आधुनिक पाकिस्तान में है, तो ये जो आक्रमण है वो मुल्तान के क्षेत्र तक ही सीमित था। इस आक्रमण के दौरान व्यापक स्तर पर लूटपाट की और निर्दोष लोगों की हत्या की। तो ये जो हम आक्रमण हुआ था, जैसे कि उसने बताया था कि धर्म का प्रचार करना है और लूटपाट करना है, तो वैसा ही हुआ। वैश्विक क्या है बड़ी मात्रा में लूटपाट हुई और लाखों मतलब जो यहाँ पर काफी जो मासूम लोग हैं उनकी हत्या हो गई। इसके बाद तैमूर लंग आगे बढ़ते हुए दिल्ली की सीमा के पास तक पहुंच गया। भाई मुल्तान के बाद अब तैमूर बढ़ रहा है दिल्ली की ओर। अपने आक्रमण के दौरान तैमूर लंग ने कई मंदिरों को नष्ट किया और गैर इस्लामिक अनुयायी की भी हत्या की। तो इस्लाम धर्म का प्रचार बताते हुए, क्योंकि उसको ये नीति भी सिद्ध करना थी कि इस्लाम धर्म का प्रचार करने जा रहे हैं, तो रास्ते में जितने भी मंदिर आए सबको तोड़ते हुए, सबको नष्ट करते हुए और आगे जो गैर मुस्लिम अनुयायी हैं, जो गैर मुस्लिम लोग हैं, उसकी हत्या करते हुए आगे बढ़ता गया। तैमूर लंग के बारे में प्रचलित है कि वह लोगों की हत्या करवाकर उनके कटे सिरों की दीवार बनवा देता था। देखो क्या क्या मतलब इतिहास में चर्चित है। तो तैमूर लंग के बारे में क्या चर्चित है कि भैया जब वह लोगों की हत्या करवाकर उनके कटे सिरों की दीवार बनवा देता था। मतलब 10 लोग को मारा, 10 लोग के सर उड़ाए और एक दीवार बनवा दी। तैमूर लंग इतना निर्दयी था कि इसने तलवार के दम पर लगभग समस्त मध्य एशिया में इस्लाम का प्रचार कर लिया था। देख लो, इतना क्रूर था कि अपने तलवार के दम पर क्या है लगभग समस्त मध्य एशिया में इस्लाम धर्म का प्रचार कर लिया था। अपने भारत आक्रमण के दौरान तैमूर लंग ने मुल्तान, दिल्ली, मेरठ, सुनते जाना, मुल्तान, दिल्ली, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू पर भी आक्रमण किया था। लगभग अपने 1 वर्ष के आक्रमणकारी काल के दौरान तैमूर लंग ने भारी मात्रा में धन, गुलामों, स्त्रियों,
शिल्पियों इत्यादि की लूट की तथा मंदिरों को नष्ट किया। धन की लूट तो की ही, साथ ही कई जो गुलाम है उसको भी हत्या ली, शिल्पकारियों को हत्या लिया और मंदिरों को नष्ट किया। भारत से जब क्या है उसकी लौटते समय क्या है, तैमूर लंग ने खिरजगाह को मुल्तान, लाहौर और दिवालापुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। तो भाई हमने बताया था कि खिरजगाह है पहले क्या है, तुगलक वंश का ही क्या है राज्यपाल हुआ करता था, लेकिन उसको क्या है सारंग खान ने भगा दिया मुल्तान से। देन फिर वो क्या है तैमूर की सेना में तैमूर की जो सेना है उसमें शामिल हो गया। तो वही अब तैमूर लंग खिरजगाह को क्या है मुल्तान, लाहौर और दीवालपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। खिरजगाह द्वारा तैमूर लंग एवं उसके पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में इस क्षेत्रों पर क्या है प्रशासन किया गया और नियमित तौर पर कर भी भेजा गया। बहुत बढ़िया। पुत्र शाहरुख के नेतृत्व में खिरजगाह ने इन क्षेत्रों पर बहुत वाजिब तरीके से क्या है नियंत्रण किया और क्या है उसको कर भी भेजता गया। तुगलक वंश के अंतिम सुल्तानों के शासनकाल के दौरान खिरजगाह पंजाब प्रांत का सूबेदार था। मैंने भी कहा था ये पंजाब प्रांत का सूबेदार था और माना जाता है कि तैमूर लंग को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण और सहायता प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। क्यों नहीं निभाएगा, यहाँ से बेइज्जती करके भगाओगे तो कौन तो खोलेगा किसी न किसी का। तो ऐसा माना जाता है खिरजगाह देखो पंजाब प्रांत का सूबेदार था जब तुगलक वंश का अंतिम शासक चल रहे थे और तैमूर लंग को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण और सहायता प्रदान भी किसने की थी, खिरजगाह ने। चूंकि तैमूर लंग और खिरजगाह दोनों ही इस्लाम धर्म की शिया शाखा से संबंधित थे, जबकि तुगलक वंश सुन्नी शाखा से संबंधित था। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण हो सकता है भाई। अतः तैमूर लंग और खिरजगाह में वैचारिक और महत्वाकांक्षी के स्तर पर एक रूपता थी। इसके अलावा तुगलक वंश इस समय अपनी शक्तियों के पतन के दौर में था, अंततः चल रहा था, क्योंकि केंद्रीय शक्ति इतनी संगठित नहीं थी कि इतना बड़ा जो तैमूर का आक्रमण झेल सके और उत्तर भारत के कई प्रांतों में दिल्ली का केंद्रीय प्रशासन नियंत्रण कमजोर हो चुका था, जैसे कि बताया गया था। इस राजनीतिक परिस्थिति ने तैमूर लंग को भारत पर आक्रमण के लिए अनुकूल अवसर प्रदान किए। भाई कोई अगर किसी को आक्रमण करना है तो भाई अगर किसी का राज्य बिखरा पड़ा हुआ तो आसानी से वहां पर जाकर लूटमाट करके वहां पर वो अपनी सत्ता स्थापित कर सकता है। तो तैमूर लंग के लिए ये परिस्थिति अनुकूल थी, केंद्र में कोई शक्ति इतनी मजबूत नहीं थी ताकि क्या है तैमूर लंग का सामना कर सके। 1399 से 1314 तक की परिस्थितियों को देख लेते हैं हम। कब से जब क्या है 1398 और 99 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था, उसके बाद 1399 से 1314 तक की परिस्थितियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। 1399 में तैमूर लंग अपने देश समरकंद वापस लौट जाता है और मुल्तान जैसे क्षेत्र का प्रशासक खिरजगाह को नियुक्त कर देता है। ठीक है, एक 98 99 आक्रमण होता है, 99 में क्या है समरकंद अपने देश को लौट जाता है। कौन? तैमूर लंग। और अपना जो मुल्तान क्षेत्र का जो प्रशासक है उसको क्या है खिरजगाह के रूप में नियुक्त करके चला जाता है। इसके बाद 1414 में दिल्ली का शासक तुगलक वंश के नाम पर ही होता है, जबकि तत्कालिक तुगलक सुल्तान महमूद तैमूर लंग के आक्रमण के समय अपनी जान बचाकर गुजरात की ओर भाग जाता है। आगे तैमूर लंग द्वारा महमूद तुगलक का पीछा नहीं किया जाता है, क्योंकि तैमूर का प्रमुख उद्देश्य भारत में लूटपाट करना था। तो लेके ही आया था भाई, अपने अधिकारियों को, सेनापति को कह के ही लाया था कि भारत में हम सिर्फ
धर्म का प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, सत्ता या शासन करने नहीं जा रहे हैं। इसलिए क्या है, उसने महमूद तुगलक का पीछा नहीं किया। अगर करता तो फिर वही सहना कि भाई तुम तो प्रचार करने आए थे, तुम सत्ता हत्याने कब से लगे। तो यही कारण था कि उसने पीछा नहीं किया किसका, महमूद तुगलक का। महमूद तुगलक अपनी क्या है, जो प्राकृतिक मृत्यु के समय 1414 ईस्वी में गुजरात में ही था। इस समय तक दिल्ली में शासन का संचालन दौलत खां नामक एक अफगान द्वारा महमूद तुगलक के नाम से किया जा रहा था। इस समय क्या है, महमूद तुगलक के नाम पर क्या है, एक अफगान शासक दौलत खां वो क्या है, शासन कर रहा था। दौलत खां महमूद तुगलक का विश्वास पात्र था और सेना में उच्च पद पर आसीन था। ठीक है। तैमूर लंग द्वारा दौलत खां स्वयं दिल्ली का सुल्तान क्यों नहीं बना? भाई बन भी जब एक अच्छे पद पर, उच्च पद पर आसीन था तो स्वाभाविक बात है इसके बाद वो शासन बन जाता, लेकिन क्यों नहीं बना? वस्तुतः दौलत खां तत्कालीन परिस्थितियों से भलीभांति परिचित था। एक तो इस समय तैमूर लंग के पुनः आक्रमण का भय भी बना हुआ था। दूसरा, यदि वह दिल्ली का सुल्तान बन जाता तो न केवल तैमूर लंग से प्रत्यक्ष उसकी शत्रुता हो जाती, बल्कि उत्तर भारत के अन्य प्रांत द्वारा भी विद्रोह की संभावना बढ़ जाती। तो यहाँ पर बहुत बुद्धिमान थी कि उसने सोच रखी, किसने? दौलत खां ने। इसके अलावा दौलत खां महमूद तुगलक का विश्वास पात्र भी था। साथ ही तैमूर लंग की लूटपाट के दौरान, साथ ही क्या है, तैमूर लंग की लूटपाट के कारण भय की परिस्थितियां विद्यमान थी और आर्थिक स्थिति भी अत्यंत क्षीण हो गई थी। दिल्ली का वास्तविक सुल्तान स्वयं भागकर गुजरात में शरण लिए था। एक अन्य कारण यह भी था कि समस्त राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति वास्तविक रूप से दौलत खां के हाथ में ही थी। अतः सुल्तान बनने का कोई विशेष औचित्य भी नहीं था। जब सब कुछ उसके हाथ में है तो वो क्यों विद्रोह करके क्या है, एक प्रकार से लड़ाई झगड़ा करके सभी को दुश्मन बनाए। इसलिए वो दिल्ली का सुल्तान नहीं बना। इन सभी कारणों के आधार पर दौलत खां ने स्वयं सुल्तान बनने के बजाय तुगलक सुल्तान के नाम पर शासन व्यवस्था को संचालित किया कि भैया हम क्या है, सब इनके नाम पे शासन करेंगे। स्वयं क्या है, अपना कोई वंश लेके और अपना कोई नाम लेके राजा नहीं बनना चाहते। खिलजी खां दिल्ली का सुल्तान क्यों नहीं बना? उसके बाद, यद्यपि खिलजी खां ने तैमूर लंग की सहायता की थी, किंतु वह तैमूर लंग की क्रूरता से भली भांति परिचित था, क्योंकि तैमूर द्वारा मुसलमानों के प्रति भी इतनी ही निर्दयता प्रकट की जाती थी जितनी कि गैर मुसलिमों के प्रति। तो यही देखो, अब चाहे तो भैया खिलजी खां भी बन सकता था उस समय, तो क्या वो दिल्ली का सल्तनत, लेकिन उसे पता थी कि भाई तैमूर लंग कितना खूंखार है। एक तो क्या है, सहायता देकर उसने बुलाया और उसका पुत्र शाहरुख उसी के नेतृत्व में ना वो राज कर रहा है। अगर विद्रोह करके वो दिल्ली का शासन अगर गद्दी पे बैठ जाता तो तैमूर लंग की शक्ति से वो अवगत था, तो उस तैमूर लंग उसको भी ना हटा सकता था। इसीलिए खिलजी खां क्या है, सुल्तान नहीं बना। हाँ, तो यही कारण था कि खिलजी खां द्वारा मुल्तान का प्रशासन वस्तुतः तैमूर लंग और उसके पुत्र शाहरुख खां के प्रतिनिधित्व के रूप में किया गया और उसके नियमित तौर पर कर की अदायगी की जा रही थी। तैमूर लंग के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने के उद्देश्य से खिलजी खां ने तैमूर एवं उसके पुत्र शाहरुख के नाम का खुतबा भी पढ़वाया। तो खुतबा क्या होता है? खुतबा एक प्रकार से किसी राजाओं की क्या है, तारीफें पढ़वाना, तारीफ करना जैसे लगता है, खुतबा पढ़वाना। खिलजी खां को भी तैमूर लंग द्वारा पुनः भारत पर
आक्रमण किए जाने की आशंका भी थी और सुल्तान बनने पर सीधी शत्रुता तैमूर से हो जाती, इसलिए क्या है, इस दैट्स व्हाई ही नॉट बिकेम अ मेडा, दैट्स व्हाई ही नॉट एक्सेप्टेड द क्राउन, मतलब इसीलिए क्या है, उन्होंने क्या है, राजा बनना स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा खिलजी खां को तैमूर लंग ने एक बड़े भौगोलिक भाग का एक प्रशासनिक नियुक्त कर दिया था और दिल्ली के सुल्तान के आक्रमण का खिलजी खां को कोई भय नहीं था। जब नियुक्ति कर दिया है, अपने एक प्रकार से सेना में दे दिया है बड़ा पद, तो अब क्या आक्रमण करेगा, तो भय भी नहीं था। एक कारण यह भी था कि खिलजी खां में राजनीतिक महत्वाकांक्षा की कोई लालसा नहीं थी, विशेषकर सुल्तान बनने के प्रति इसकी कोई भी विशेष रुचि नहीं थी, किसकी, खिलजी खां की। यही कारण था कि 1414 में खिलजी खां दिल्ली का सल्तनत का शासक बनता है तो वह सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं करता है। अंततः 1399 में जब महमूद तुगलक की मृत्यु हो जाती है, खिलजी खां स्वयं दिल्ली के सुल्तान के पद पर आसीन हो जाता है, क्योंकि इस समय तक तैमूर लंग की भी मृत्यु हो चुकी थी। बहुत बढ़िया, तैमूर लंग की मृत्यु हो चुकी थी तो भारत पर आक्रमण करने को कोई भय भी नहीं था। अंततः 1414 ईस्वी में एक प्रकार से खिलजी खां दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। भाई वाह, आगे थोड़ा से फैक्ट के अगर हम बारे में बात करें तैमूर लंग के बारे में, तो तैमूर लंग एक शक्तिशाली, क्रूर और वैश्विक विजय की भावना से प्रेरित था, किंतु उसकी मृत्यु एक साधारण जुकाम के कारण हो गई। कितनी अजीब बात, एक ऐसा विशालकाय राजा जो संपूर्ण विश्व जीतने का मादा रखता है और उसकी साधारण जुकाम से उसकी मृत्यु हो गई। माना जाता है कि अपने जीवन काल में तैमूर लंग ने 1 करोड़ से अधिक लोगों की हत्या की। खिलजी खां के बारे में बात करेंगे 1414 से 1421 तक। सैयद वंश का संस्थापक है, रियाते आला की उपाधि है, तैमूर लंग द्वारा प्रदत्त की गई। तुगलक वंश की व्यवस्था के आधार पर ही प्रशासन का संचालन चल रहा था। 1421 में अप्राकृतिक कारणों से 20 की मृत्यु हो गई। खिलजी खां की मृत्यु पर सभी ने काले वस्त्र पहनकर दुख प्रकट किया। उसके बाद मुबारक शाह की बात करें 1421 से 1434 तक। खिलजी खां का पुत्र था, सैयद वंश का पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। सैयद वंश का पहला शासक जिसने, अभी इसके बाद जो सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, खिलजी खां ने, लेकिन उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो सैयद वंश का पहला शासक है जिसने क्या है, सुल्तान की उपाधि धारण की। अपने नाम से खुतबा पढ़वाया और विदेशी स्वामित्व का अंत किया। शाह की उपाधि भी धारण की। यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नगर की स्थापना भी की। ठीक है, हिंदुओं के प्रति उदार नीति का अनुसरण करने वाला सुल्तान। प्रसिद्ध इतिहासकार याह्या बिन अहमद सरहिंदी को इसके दरबार में संरक्षण प्रदान था। तो ये जो हमारे याह्या बिन अहमद हैं, सरहिंद हैं, इनको किसके शासनकाल में संरक्षण प्रदान था, तो महमूद शाह के शासनकाल में इनको संरक्षण प्रदान था। सरहिंद की प्रसिद्ध पुस्तक तारीख मुबारक शाही, फारसी भाषा के अनुसार मुबारक शाह का काल अशांति एवं विद्रोह का काल था। पूरा शासनकाल विद्रोहों को दबाने में व्यतीत हो गया। किसका, महमूद शाह का जो शासनकाल था अशांति था और विद्रोह पूरा विद्रोह से भरा था और विद्रोह को दबाने में पूरा का पूरा क्या है, शासनकाल पूरा का पूरा शासनकाल चला गया। सैयद वंश का सबसे योग्यतम शासक यही था। आगे मुबारक शाह का क्या है, दत्त पुत्र। मूल नाम क्या है, मोहम्मद बिन फारिद खां। वजीर सरवर उल मुल्क की सहायता से शासन किया। इसके शासनकाल में दिल्ली पर मालवा के शासक महमूद खिलजी ने आक्रमण किया, जिसे रोकने के लिए महमूद शाह ने अपने उत्तराधिकारी बहलोल लोदी से सहायता मांगी। अपने उत्तराधिकारी
अपने अधिकारी, उत्तराधिकारी निकल गया मुंह से, अपने अधिकारी बहलोल जो लोदी है उससे सहायता मांगी। ध्यान से सुनना जाना, क्योंकि ये कड़ी बंद, यही जो बहलोल लोदी है आगे चल के क्या है, लोदी डायनेस्टी और लोदी वंश की स्थापना करेगा। चलो, तो इसी के शासनकाल में क्या है, महमूद खिलजी ने आक्रमण किया, और जिससे लड़ने के लिए उसने क्या है, अपने ही अधिकारी से बहलोल लोदी से सहायता मांगी। बहलोल लोदी को खाना जहां की उपाधि दी। बहलोल लोदी को क्या है, खाना जहां की उपाधि दी थी। महमूद शाह बहलोल लोदी को अपना पुत्र मानता था। ये बहुत सही बात है। जो क्या है, महमूद शाह है, वो बहलोल लोदी को अपना पुत्र मानता था। महमूद शाह के शासनकाल के दौरान ही बहलोल लोदी का उदय एवं वास्तविक रूप से सैयद वंश का पतन आरंभ हो जाता है। बहुत बढ़िया, जिस पे किया भरोसा उसी ने चौका पहुंचा। तो ये इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि भाई जिस पे यार किया भरोसा उसने ही पीछे से मारा चौका। चलो, तो महमूद शाह के शासनकाल के दौरान में ही बहलोल लोदी का उदय, किसके समय, महमूद शाह के ही शासनकाल के दौरान महमूद लोदी का उदय एवं वास्तविक रूप से सैयद वंश का पतन क्या है, आरंभ हो जाता है। क्योंकि अधिकांश प्रांतों ने क्या है, स्वयं को दिल्ली के संप्रभुता से लगभग स्वतंत्र कर लिया था। इसके काल में इतने इसके क्षेत्र अधीन थे, जितने भी प्रांत इसके अधीन थे, सबने क्या है, धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र क्या है, घोषित कर लिया। अब महमूद शाह के बारे में पढ़ लेते हैं। महमूद शाह बहलोल लोदी को अपना पुत्र मानता था। ये तो है ही, ये हमने पढ़ लिया है। महमूद शाह का पुत्र आलम शाह। महमूद शाह के बाद क्या आता है, आलम शाह पुत्र है। आलम शाह की उपाधि धारण की, बिलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। कैसा, बिलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अपने प्रमुख वजीर हामिद खान से गतिरोध होने के कारण हामिद खान ने बहलोल लोदी को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। वह बहुत बढ़िया। अपने वजीर अहमद खान से गतिरोध होने के कारण अहमद खान ने बहलोल लोदी को दिल्ली पर आक्रमण के लिए आमंत्रण किया। बहुत बढ़िया। बहलोल लोदी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, किंतु सुल्तान ने भागकर बदायूं आजकल कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है, शरण ली और बहलोल लोदी 1451 में दिल्ली का सुल्तान बन गया। बहुत बढ़िया। वजीर हामिद खान जो क्या है, बुलाता है दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए, और बहलोल लोदी दिल्ली पर आक्रमण कर देता है और भागकर सुल्तान बदायूं में शरण ले लेता है, और इसके बाद क्या है, बहलोल लोदी सुल्तान बन जाता है। इस प्रकार से सैयद वंश का अंत और लोदी वंश का प्रारंभ हो जाता है। बहुत क्या बढ़िया कहानी है। इसके बाद क्या है, सैयद वंश का अंत और लोदी वंश का प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद बहलोल लोदी ने हामिद खान की भी हत्या करवा दी थी, ताकि वह किसी प्रकार का षड्यंत्र का शिकार न हो सके। वजीर जिसने बुलाया, पद पे बिठाया, सर पे सजाया ताज, उसी का कर दिया सत्यानाश। एक प्रकार से बहलोल लोदी ने हामिद खान की मृत्यु करवा दी, ताकि दोबारा यही षड्यंत्र उसके विरुद्ध कोई रच न सके। अलाउद्दीन आलम शाह की 1476 में प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो जाती है। चूंकि आलम शाह अयोग्य एवं बिलासी प्रवृत्ति का था, अतः बहलोल लोदी को इससे कोई खतरा नहीं था। भाई अगर समझ वाला होता तो आक्रमण कर सकता था कि भाई हमें अपनी घर से निकाल दिया, अपनी हमारी गद्दी से उठा के अलग फेंक दिया, लेकिन चूंकि बिलासी प्रवृत्ति का था ना, इसी कारण बहलोल लोदी ने आलम शाह को समाप्त करने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए। इसके अलावा बहलोल लोदी का प्रमुख उद्देश्य दिल्ली का सुल्तान बनना था, और उसे इस कार्य में सफलता मिल चुकी थी। 1451 में जब बहलोल लोदी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, तो उसने बदायूं में बैठे अलाउद्दीन शाह को पत्र लिखा। बहुत बढ़िया। जो भागकर गया था बदायूं, वहीं को पत्र लिखा। आपके महान
पिता ने मेरा पालन पोषण किया है, मैं खुतबा से आपका नाम हटाए बिना आपके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। एक प्रकार से ऐसा भी नहीं लगा कि तुम्हें हटा के कब्जा करके सुल्तान बना है, और एक प्रकार से क्या है सुल्तान भी बन गया, और क्या है एक दिलासा पूर्वक पत्र भी लिख दिया कि आपके जो पिता हैं मुझे अपने पुत्र मानते थे, तो मैं सिर्फ क्या है आपके नाम पर शासन कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। इस पत्र के उत्तर में आलम शाह ने लिखा कि मेरे पिता आपको अपना पुत्र कहकर पुकारते थे, इसलिए आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं बदायूं में ही संतुष्ट हूँ। आप अपना साम्राज्य मैं अपना साम्राज्य आपको दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया। अपना खुद का साम्राज्य छोड़कर इतना बड़ा बदायूं में डले हैं। कहीं ना इतिहास में ऐसे ऐसे पात्र हैं क्या। इसके बाद बहलोल लोधी ने गाजी की उपाधि धारण की, पुनः अपना राज्याभिषेक करवाया। तारीख-ए दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार, तारीख-ए दाऊदी एक पुस्तक है, तारीख-ए दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार बहलोल लोधी कभी सिंहासन पर बैठा ही नहीं था। ठीक है। इसके बाद देखेंगे ये जो लोधी मूलतः थे कौन। लोधी की अगर हम बात करें तो वास्तव में क्या है लोधी कौन थे, तो लोधी के बारे में बात करेंगे, और जो बहलोल लोधी है उसके बारे में क्या है हम अगले वीडियो में बात करेंगे। खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद हमारा पूरा का पूरा वीडियो। तो यहाँ तक हम बात करेंगे हमारा जो सैयद वंश है। सैयद वंश यहीं पर खत्म हो, सैयद वंश क्या है यहीं पर खत्म हो जाता है। अब सैयद वंश के बाद हम अगले वीडियो में क्या है लोधी वंश के बारे में बात करेंगे, और लोधी वंश क्या है पूर्णतः खत्म होने के बाद हम बात करेंगे मुगल शासकों की। तब तक के लिए अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो शेयर लाइक सब करना है, और तब ये देखते रहना है। तब तक के लिए टिल देन गुड नाइट।